हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें कि हम काफ़ी सारे वीडियोस कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर की क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 थे, ठीक है। हम तीनों के फटाफट से आप नाम कमेंट में लिखो अगर आपको याद है तो। फिर हमने पढ़ा कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। फिर हमने आई गेस एक और वीडियो करा था जिसमें हमने कुछ ना कुछ पढ़ा था, हाँ, चेंज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक की सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम क्या है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पब्लिक के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया। अब ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस समझ आ रहा है। ग्लोबल मतलब जो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर है, पूरी दुनिया के लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है। तो उसमें से ही एक आता है मल्टीनेशनल कंपनीज़। अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती है, देखो ये चैप्टर ये जो टॉपिक है आज वाला, मल्टीनेशनल कंपनीज़ और उसके कुछ फीचर्स, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। और इसमें आप कुछ चीज़ें फ्रेम करके भी लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ना रीड आउट करने की ज़रूरत है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाले टॉपिक में बहुत इजी टॉपिक है। तो नाम से समझ आ रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज़। अब देखो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का मतलब क्या होता है, दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो हो गया आपका मल्टी और दूसरा वर्ड है आपका नेशनल। नेशनल मतलब कोई कंट्री से रिलेटेड और मल्टी मतलब बहुत सारी। तो ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनीज़। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भाई, बहुत सारे। अब जैसे हम एप्पल का फ़ोन लेते हैं, ठीक है। एप्पल की जो कंपनी है, क्या वो सिर्फ एक ही कंट्री में अपना फ़ोन बेचती है? नहीं, वो कंट्री है कहाँ की, एप्पल कहाँ की कंट्री है, वो यूएस की कंपनी है, ठीक है। एप्पल कहाँ की कंपनी है, वो यूएस की कंपनी है। पर क्या वो सिर्फ यूएस में ही अपने फ़ोन्स बेचती है, या फिर अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उसका आईपैड और आईपॉड्स और ये आईफोन वगैरह सब कुछ वहीं बेचती है कि यूएस में? नहीं, पूरे दुनिया में उसके मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरह मान लो कोई खाने की चीज़ ले लो, जैसे मैकडी हो गया और मैकडी के बर्गर्स या फिर और भी चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज। मैकडी जो कंपनी है, मैकडोनल्ड्स, वो सब जगह अवेलेबल है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़ों में अगर हम देखें, फैशन में तो रिवाइस हो गया और नाइकी हो गया। तो ये सारी कंपनीज क्या हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि आई तो किसी एक कंट्री से हैं, पर वो पूरी दुनिया में अब अपना कारोबार करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं। तो वो होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सिंपल है, राइट। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ कंपनी दैट हैज़ बिजनेस ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज़, यानी कि इसके बिजनेस ऑपरेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, सेवरल अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। हैविंग इट्स फैक्ट्रीज, ब्रांचेज और ऑफिसेज इन दोज कंट्रीज़। बाकी कंट्रीज़ में इसके क्या होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, ब्रांचेस होते हैं और अलग अलग ऑफिसेज होते हैं। पर जो इसके हेड क्वार्टर्स होते हैं, हेड क्वार्टर्स वो कहाँ होते हैं, उसकी मेन कंट्री में जहाँ से वो पैदा हुई है। जैसे इंडिया की अगर कोई कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो इंडिया में इसका हेड क्वार्टर्स होगा और बाकी जो इसकी ब्रांचेस होंगी, ऑफिसेज होंगे, अलग अलग फैक्ट्रीज होंगी, वो और कंट्रीज़ में भी होंगे जहाँ जहाँ ये ऑपरेट करती होगी। तो इसी तरह ये बन गई मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि ये मल्टी नेशंस में है, अलग अलग नेशंस में है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ही कंट्री में है जहाँ से वो पैदा हुई है, जहाँ पे वो स्टैब्लिश हुई है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि एक अपनी मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के वो और किसी एक में भी कारोबार अगर करती है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी। समझ आ रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स यू कैन टेक। एप्पल हो गया, कोका कोला, डेल, फोर्ड, मैकडोनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी, नोकिया, सैमसंग, टोयोटा, नेस्ले, मोटोरोला, बहुत सारी है। देखो जैसे एप्पल क्या है, ये यूएस की है, कोका कोला यूएस की है, डेल यूएस की है, फोर्ड यूएस की है और आई गेस मैकडोनल्ड्स भी यूएस की है। माइक्रोसॉफ्ट मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताओ, अगर आपको पता है तो बताओ और नहीं तो गूगल से सर्च करके बताना। नाइकी शायद स्विट्ज़रलैंड की है, नोकिया फिनलैंड की है और सैमसंग मुझे नहीं पता कहाँ की है, टोयोटा भी मुझे नहीं पता, नेस्ले भी मुझे नहीं पता, आई गेस पर यूएस की है और मोटोरोला तो है ही यूएस का, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इन शॉर्ट, ठीक है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी क्या है,
मल्टीनेशनल कंपनीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने याद रखने हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को और किस नाम से जानते हैं। एक तो है ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, एक है ग्लोबल एंटरप्राइज। हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम भी तो यही है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो ये क्या है, एक तो ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है, और एक कौन सा है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज। इंटरनेशनल है कि नहीं, अलग अलग नेशंस में है। तो मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी या फिर इंटरनेशनल एंटरप्राइज, ग्लोबल एंटरप्राइज और ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन, ये 4 नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के। अब और 2-3 टर्म्स हैं जो आपने याद रखना है। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गूगल की, ठीक है, ये है हमारी कौन सी कंपनी, गूगल, राइट। अभी जो गूगल कंपनी है ये कहाँ से आई है, ये आई है यूएसए से, राइट। और ये बाकी अलग अलग इन सारी कंट्रीज़ में भी क्या करती है, ऑपरेट करती है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती है, इनमें भी ऑपरेट करती है। एक ही अपनी यूएस में तो ऑपरेट करती नहीं है। तो ये जो यूएस है ना, ये तो इसके लिए क्या हो गई, होम कंट्री। कौन सी कंट्री हो गई, होम। ये इसका घर है, यहाँ से ये आई है, यहाँ पे ये पैदा हुई है, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये इसके लिए हो गई होम कंट्री। और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये और अपने ब्रांचेस इसने खोल ली हैं, अपने और ऑफिसेस खोल लिए, अपनी और फैक्ट्रीज़ खोली है अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, तो ये सारी कंट्रीज़ क्या कहलाएंगी, इसकी होस्ट कंट्रीज़। होस्ट मतलब क्या होता है, होस्ट मतलब जो कि एक तरह से होस्ट होता है जो कि अटेंड करता है कोई चीज़, ठीक है। गेस्ट और होस्ट होता है ना, गेस्ट तो मेहमान और हम लोग होस्ट होते हैं। तो ये तो जो गूगल है ये बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या होगी, गेस्ट होगी, और वो लोग इसके होस्ट होंगे। तो ये जो जहाँ पर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, वो कहलाती है इसकी होम कंट्री, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेडक्वार्टर्स ऑफ MNCs इज़ लोकेटेड इन वन कंट्री कॉल्ड होम कंट्री। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर्स होगा, अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आप लोग सोचोगे मैंने सब जगह हेडक्वार्टर्स क्यों लिखा है, हेडक्वार्टर क्यों नहीं लिखा, एस क्यों लगाया सब जगह, क्योंकि हेडक्वार्टर कोई वर्ड नहीं होता। हम जो पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से वो गलत पढ़ते आ रहे हैं। हेडक्वार्टर कोई वर्ड नहीं होता, इसे हम हेडक्वार्टर्स ही बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे हेडक्वार्टर्स, सिंगुलर को भी हेडक्वार्टर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो MNC होती है उसका जो मेन हेडक्वार्टर्स होता है वो कहाँ होता है, उसकी होम कंट्री में जहाँ पर वो इनकॉर्पोरेट हुई है। MNCs carry their businesses in other countries as well, called as host country, जिन्हें हम क्या कहते हैं, होस्ट कंट्री। MNCs get incorporated in home country। वो पैदा कहाँ होती है, इस्टेब्लिश कहाँ होती है, इनकॉर्पोरेट कहाँ होती है, होम कंट्री में, वही उसका हेडक्वार्टर्स होता है। बाकी ब्रांचेस, ऑफिस, फैक्ट्रीज, फलाना ढमकाना, वो सब उसके होस्ट कंट्री में होती है, जहाँ पर ये अपना बिजनेस आगे बढ़ाती है। MNC का पूरा टॉपिक की कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसकी कुछ मेन डेफिनेशंस हैं जो आपने याद रखनी है, बहुत ईजी है, जो आप खुद से बना सकते हो। अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन owns and manages business in 2 or more countries, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, जो कि ओन करती हैं और मैनेज करती हैं बिजनेस को 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज में, ठीक है। अ मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेशन विच ऑपरेट्स इन 1 or more other countries in addition to the country in which it is incorporated। यानी कि जिस कंट्री में ये इनकॉर्पोरेट हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, उसके अलावा उसके एडिशन में और बाकी कंट्रीज़ में भी अगर ये अपना बिजनेस चलाती है, ऑपरेट करती है, तो ये एक कंपनी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। तो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, कोई शर्माने वाली बात है नहीं है। अब इसके ना कुछ फीचर्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, और फीचर्स भी बहुत इजी हैं। आपको मैं एग्जांपल के साथ फिर समझाती चलूँगी जिससे कि आपको याद हो जाएगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला तो यहीं से समझ लो पहले जाइंट साइज़ एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। अब देखो कोई कंपनी है, अगर वो बहुत बड़ी है, अलग अलग विदेशों में है, अलग अलग देशों में है, खूब विदेशों में कारोबार कर रही है, तो बड़े साइज़ की होगी ना। मतलब उसका साइज़ बड़ा मतलब ऐसे नहीं आसमान छू रही है उसकी बिल्डिंग, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। तो जाइंट साइज़ और ह्यूज कैपिटल रिसोर्स तो हो गई। साथ ही साथ वो क्या कर रही होगी, फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब एग्रीमेंट करना। तो फॉरेन कोलैबोरेशन कर रही है तभी तो वो दूसरी कंट्री में जाके अपना ब्रांचेस खोल पा रही है, तो फॉरेन कोलैबोरेशन कर रही होगी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी होगी उसके पास, प्रोडक्ट इनोवेशन भी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी उसकी, एक्सपेंशन होगा उसकी मार्केट टेरिटरी का, और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब ये सारे ही पॉइंट्स
अच्छे से हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है जायंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जायंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, इनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये इतनी बड़ी कंपनी है, अलग अलग कंट्रीज़ में अपने आप को ऑपरेट कर रही हैं, तो इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसा, इन शॉर्ट फंड खूब सारा भर भर के होंगे। एंड दे हैव एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, और इनके पास एबिलिटी भी होती है यानी कि उस काबिल होती हैं कि अलग अलग सोर्सेज से फंड भी रेज करिए, मतलब और पैसा कमा सके, वैसी पैसा है और कमा सके। कैसे कमाती हैं, ये अपना स्टॉक बेच करके, डिबेंचर, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सब इशू होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स इशू होते हैं। ये जो हमारा मार्केट होता है शेयर मार्केट, इसमें ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो इंटरनेशनल कंपनीज़ के शेयर्स कोई खरीदता है, कोई बेचता है, तो इस तरीके से फंड रेज कर सकती हैं, राइट। दे कैन ऑल्सो बोरो मनी, पैसा भी ले सकती हैं फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। अब कैसे ले सकती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, इनका साइज़ इतना बड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो इनकी एक ब्रांड इमेज होती है ना। अब आप मुँह उठा करके लोन लेने जाओ अगर किसी बैंक के पास, तो शायद आपको लोन ना मिले, पर मान लो गूगल जो कंपनी है उसका मालिक जो है, उसका CEO जो है, वो लोन लेने जाए तो ऑब्वियसली उसको लोन मिलेगा, और भर भर के लोन देगी बैंक, जिससे कि वो उस पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, उसको और ज़्यादा पैसा रिटर्न, मतलब जो उसका वो होता है इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न करे। तो एक ब्रांड इमेज होती है ना, राइट। तो ब्रांड इमेज की वजह से इनको लोन भी मिल सकता है, यानी कि पैसा बोरो भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये फंड रेज कर लेते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के थ्रू, इनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ये पैसा भी बोरो कर सकते हैं बैंक से, और इसीलिए इनका साइज़ जायंट होता है, और ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास होते हैं अवेलेबल, राइट। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्यों है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की जब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे हेडिंग गलत है, तभी मैं सोच रही थी फॉरेन कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो, जब मैं PDF आपको दूंगी तो उसमें आपको सही मिलेगा ये सब, ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशंस, ठीक है। अब ये फॉरेन कोलैबोरेशंस क्या होते हैं, क्या लिख दिया मैंने, फॉरेन कोलैबोरेशंस, ठीक है। दे एंटर इनटू एग्रीमेंट्स, अलग अलग एग्रीमेंट्स करती हैं विद द कंपनीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्री की कंपनी के साथ वो करती हैं, ये एग्रीमेंट्स करती हैं फॉर द सेलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स, यूजेज ऑफ ब्रांड नेम्स फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। कुल मिलाकर के जैसे कि एक कंपनी, जैसे कि हमारी कंट्री में SBI है, SBI ने अभी रिसेंटली क्या किया, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते होगे, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है नहीं पढ़ते होगे, तो अगर आप न्यूज़ पढ़ते भी हो बाई चांस गलती से अगर आपने कहीं देख लिया है, तो जो SBI है हमारी कंट्री में, उसने अभी रिसेंटली क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है, जिससे कि वो उसके पास बेटर टेक्नोलॉजी आ सके, वो अपने कस्टमर्स को और इंगेज कर सके, अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये सब काम के लिए उसने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। इसे ही हम कोलैबोरेशन कहते हैं, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है और SBI ने भी अब क्या किया है, उसके साथ कोलैब कर लिया है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, किस किस काम के लिए करते हैं कोलैबोरेशन, जैसे कि उनको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सके, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यूजेज ऑफ ब्रांड नेम्स, एक ब्रांड नेम हमको मिल सके, राइट, फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, कोलैब कर देते हैं। दे में वर्क विद बोथ गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी SBI के साथ कोलैब किया, मैंने बताया, तो SBI क्या है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है या बैंक है। तो ये पब्लिक की बजाय अगर कोई प्राइवेट भी होती है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, ICICI, तो उसके साथ भी कर सकती है आप। और भी कोई प्राइवेट कंपनी हमारी कंट्री की, जैसे फ्लिपकार्ट की मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके साथ भी कोलैब कर सकती थी। तो कुल मिलाकर के पब्लिक के साथ भी कर सकते हैं, प्राइवेट के साथ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंटल कंपनीज उनके साथ भी कर सकते हैं। तो ये होता है फॉरेन कोलैबोरेशन। समझ आ गया, पहला हमने क्या पढ़ा, साथ साथ याद करते थे, चलो, जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया फॉरेन कोलैबोरेशन, राइट। तीसरा हमारे पास आता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब ऑब्वियसली जब ये इतना हाई फाई काम कर रहे हैं, अलग अलग विदेशों में जा रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ा रहे हैं, इनके पास कस्टमर्स खींचे चले आ रहे हैं, तो इनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस होगी कि नहीं, तभी तो ये इतने देशों में अपना इन्होंने व्यापार फैला रखा है, राइट। तो इनके पास क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस होते हैं इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब ये जो इनका प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, सामान बनाने का, प्रोडक्शन का, उसमें ये अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, राइट।
दे आर केपेबल ऑफ एडहेरिंग टू वर्ल्ड वाइड क्वालिटी नॉर्म्स एंड स्पेसिफिकेशंस। एडहेरिंग टू का मतलब क्या समझ आता है? एडहेरिंग टू मतलब फॉलो करना, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होते हैं, फ्रेजेस जिन्हें हम कहते हैं, ये आपने समझने होते हैं, टू फॉलो। तो कुल मिलाकर के ये क्या, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये लोग इतने काबिल होते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड नॉर्म्स जो हैं, स्पेसिफिकेशंस जो हैं, कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें, उनको फॉलो कर सके। वो कैसे करते हैं? इनके पास क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, राइट। एज अ रिजल्ट द कंट्रीज इन सच फॉर्म्स in which such firms operate advance industrially since they are able to make maximum use of local resources and raw materials। कुल मिलाकर के जब किसी कंट्री के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो इतना अच्छा काम कर पा रही है, तो जिस कंट्री में वो कंपनी है, जिस कंट्री में, जैसे अभी मैंने किसका एग्जांपल लिया था, गूगल का, एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ये कहाँ की है? यूएस की कंपनी। अब इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो यूएस जो है हमारा कंट्री, यूएसए, ये जो कंट्री है ये क्या करेगा? इट विल एडवांस इंडस्ट्रियली, क्योंकि इसके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। कैसे डेवलप होंगी? सिंस दे आर एबल टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स। तो फुल मिला करके ये जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और मैक्सिमम यूज़ कर सकती हैं रिसोर्सेज का, कम से कम मतलब, या फिर रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी जो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इस तरह की कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं। जैसे यूएस इसीलिए ही एडवांस्ड है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। कोई भी कंपनी देख लो आप, जानी मानी ज़्यादातर यूएस की हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज़। उसके बाद जैसे चाइना, जापान हो गया, इंडिया में भी हैं, काफ़ी सारी हैं, पर फिर भी नंबर में कम हैं, यूएस में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए यूएस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, राइट। तो कुल मिला के एडवांस टेक्नोलॉजी उस कंट्री को भी हेल्प करती है जहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हुई है। तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा जाइंट साइज़ वाला पॉइंट, ठीक है, जाइंट साइज़ एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। दूसरा हमने पढ़ा फॉरेन कोलैबोरेशन। फिर हमने पढ़ा एडवांस टेक, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी। 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। अब प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे? दीज बिजनेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय हाईली एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिविजन्स टास्क्ड विद इन्वेंटिंग न्यू गुड्स एंड इम्प्रूविंग द डिज़ाइंस ऑफ एक्सिस्टिंग वंस। अब यहाँ पे क्या होता है, इन कंपनीज़ के पास क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, देखो फाइनेंशियल कैपिटल रिसोर्सेज, इनके ये लोग फंड भी रेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कह लो कि इनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है। तो कुल मिलाकर के इनके पास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला इनका जो डिपार्टमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है, हाईली एडवांस्ड। वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें पता चले कि कस्टमर की नीड्स को हमको सेटिस्फाई कैसे करना है। अब आप देखो, अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो मार्केट में इन्होंने सोचा कि नहीं चला, तो ये उसी प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके उसको और नए तरीके से लाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट इनोवेशन। इसके लिए बहुत पैसा भी मिलता है लोगों को, पता है, ये बहुत हाई पोस्ट होती है प्रोडक्ट इनोवेशन वाली किसी भी कंपनी में। तो यहाँ पे क्या है, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है। वहाँ पे नए गुड्स की इन्वेंशन होती रहती है, और जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उनके डिज़ाइंस में इम्प्रूवमेंट होता रहता है, जिससे कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस इनका ग्रो हो सके, प्रोडक्शन इनका बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें इनके पास भरपूर होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिसकी मैं बात कर रही थी, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इनकी पैसा चाहिए इन शॉर्ट। और पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि ये MNCs हैं, MNCs की मैंने अभी बताया ना, जाइंट साइज़ होता है, रोज रिसोर्सेज हैं इनके पास। तो MNCs के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इसीलिए ये लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं इतना हैवी खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट भी अच्छा होता है, तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन में हेल्प करता है। तो 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक तो जाइंट साइज़ होता है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साथ साथ में याद करते जाना है। तीसरा हमने पढ़ा था, ये हो गए 2। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था? फॉरेन कोलैबोरेशंस।
चौथा जस्ट अभी हमने पढ़ा है प्रोडक्ट इनोवेशन, राइट। ये 4 हो गए हमारे कंप्लीट, ये 4 समझ आ गए होंगे आई होप। फिर आता है आपका मार्केट इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन। मार्केटिंग इनोवेशन क्या होता है? कुल मिलाकर के मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट वगैरह करना। तो ऑब्वियसली जब इनके पास इतना पैसा है तो उसके लिए भी खूब सारा खर्चा करते ही हैं। अब आप देखो कितनी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऐड आते हैं कि नहीं, खूब सारे। आप जगह जगह देखते हो, आप अगर इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करें तो बीच बीच में उनके एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। मतलब इंस्टाग्राम क्या, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो तो उस पर ना एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं या फिर टीवी में आते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट आपका खर्चा करते हैं कुल मिलाकर के मार्केटिंग पे। दे एम्प्लॉय एग्रेसिव मार्केटिंग मेथड्स इन ऑर्डर टू बूस्ट सेल्स, जिससे कि इनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम टाइम पीरियड में सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो इस पर ये एग्रेसिव मार्केटिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे मार्केटिंग मेथड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल होते हैं, बहुत सोच समझ करके हैवी खर्चा करते हैं उस पर। दे हैव अ मोर ट्रस्ट वर्दी एंड अप टू डेट मार्केट डेटा सिस्टम। अब मार्केटिंग के लिए ऐसा नहीं है मार्केटिंग मुँह उड़ा करके हो जाती है, उसके लिए भी प्रॉपर डेटा चाहिए होता है कि कहाँ किस तरह की मार्केटिंग करें, इस पर्टिकुलर रीजन में मार्केटिंग की ज़रूरत है भी या नहीं, या फिर इस पर ज़्यादा ज़रूरत है। तो पूरा एक डेटा होता है और उस वो डेटा काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और अप टू डेट भी होता है। तो उनके पास जो डेटा होता है ना, बहुत ज़्यादा अप टू डेट और ट्रस्टवर्दी होता है। इसी वजह से उनकी जो मार्केटिंग, ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होती हैं। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ये लोग काफ़ी खर्चा करते हैं, अप टू डेट डेटा होता है इनके पास, सेल्स उससे प्रमोट होती है। दे एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर वेरी इफेक्टिव। ये दे नहीं होगा एक्चुअली, ये देर होगा। तो उनकी जो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि वे एक तो खर्चा भी कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ करके, बहुत प्लानिंग करके करते हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों से वो मार्केटिंग इनोवेशन करते हैं, यानी कि मार्केट में क्या क्या वो और नई चीज़ें लेकर के आ सकते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी मतलब प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, अपनी सेल्स बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक। तो 5 पॉइंट्स हो गए, दोबारा से लिख लेते हैं। देखो ये मत सोचना मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्यों, इससे आपको सिर्फ याद होगा, बार बार देखोगे ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स, तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। दूसरा हमने पढ़ा फॉरेन कोलैबोरेशंस, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर हमने पढ़ा था अभी जस्ट प्रोडक्ट इनोवेशन। अब ये हमने पढ़ा मार्केटिंग इनोवेशन, ठीक है। 5 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे, टोटल 5 पॉइंट्स कंप्लीट। अब ये 5 पॉइंट्स के बाद 6th पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। मार्केट टेरिटरी मतलब कि उनका मार्केट कितना है, उसका एक्सपेंशन होता है कि नहीं। कहाँ तो एक कंपनी है जो सिर्फ अपनी कंट्री में ही ऑपरेट कर रही है, कहाँ एक कंपनी है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, वो और ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे उसके पास। तो इनके जो ऑपरेशंस होते हैं, देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ आर नॉट लिमिटेड टू द बॉर्डर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। सिर्फ अपनी कंट्री के बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। गूगल जो है सिर्फ यूएस में ऑपरेट नहीं कर रही है, यूएस की कंट्री है, तो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ यूएस में ऑपरेट नहीं कर रही है, फ्लिपकार्ट सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही है, अमेजॉन भी सिर्फ यूएस में ऑपरेट नहीं कर रही है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। देयर इंटरनेशनल इमेज इम्प्रूव्स एंड देयर मार्केट टेरिटरी ग्रोस। उनकी जो, इससे क्या होता है, उनकी जो इंटरनेशनल इमेज होती है ऑब्वियसली वो इम्प्रूव होगी, और उनकी मार्केट टेरिटरी मतलब उनका मार्केट साइज वो ग्रो करता है और आगे बढ़ते हैं वो लोग, विच अलाउज देम टू स्टैब्लिश देमसेल्व्स एज ग्लोबल ब्रांड्स। और जिससे कि वो एक ग्लोबल ब्रांड बन जाते हैं। हम जैसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं यार, नाइकी हो गया, प्राडा हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नायका है आपका, बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लैक में है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ग्लोबल ब्रांड्स बन रहे हैं, इनसे इनकी इंटरनेशनल इमेज बनती है। हम ब्रांड देख करके ही तो कोई चीज़ें लेते हैं, अगर जैसे कोई चीज़ लोकल मिल जाती है तो हम उस पर वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं, हम थोड़ा ब्रांडेड चीज़ें, मतलब ब्रांडेड खरीदते हैं, पर मतलब लोकल भी खरीदते हैं, पर ब्रांडेड हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं। एक हम ब्रांड देखते हैं तो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, भले ही वो नकली हो, हमको पता नहीं चल रहा उसका लोगो नकली है असली है, पूमा हो गया, नाइकी हो गया, हमने देखा अच्छा ये ब्रांड है तो ठीक है अच्छा ही होगा, ऐसा होता है दिमाग में कीड़ा, राइट। तो ये क्या है, इससे ग्लोबल ब्रांड्स बन जाते हैं, इनकी इंटरनेशनल इमेज बनती है, जिससे अब मैंने वो बताया था ना कि इमेज बन जाती है, तो इनको बैंक्स भी लोन दे देती हैं। तो कुल मिलाकर के हर चीज़ से मल्टीपल फ़ायदे होते हैं इनके, राइट।
दे ऑपरेट इन होस्ट नेशंस। होस्ट नेशंस मतलब बाकी जो कंट्रीज़ हैं। होम नेशन कौन सा होता है? जिसमें वो पैदा हुई है, स्टैब्लिश हुई है। दे ऑपरेट इन होस्ट नेशंस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेज एंड ऑफिसेज। वही जो हमने पहले पढ़ा था कि ऑफिसेज, सब्सिडरीज, ब्रांचेस, फैक्ट्रीज वो सब खोल लेते हैं ये होस्ट नेशंस में, मतलब बाकी की कंट्रीज़ में, से कि अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। तो ये हो गया आपका 6th पॉइंट। फटाफट से जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या हैं भाई पॉइंट्स, जल्दी जल्दी लिखो। जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, फिर आ गया हमारा फॉरेन कोलैबोरेशंस, फिर हमारा आ जाता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, फिर हमारा आ गया प्रोडक्ट इनोवेशन, नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग इनोवेशन, ठीक है। फिर ये हमारे पास आ गया एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग टेरिटरीज। बस एक एक वर्ड याद रख लो जिससे कि आपको आगे की कहानी याद रहे। और ये शायद हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारे और कोई पॉइंट्स नहीं हैं। ये है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। हाँ, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पहले हेडिंग चली गई थी, ये है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है, इनका जो कंट्रोल होता है ना वो सेंट्रलाइज्ड होता है। अब जैसे कि अगर मतलब कोई कंपनी है, अमेज़ॉन का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उसका कंट्रोल कैसा है? सेंट्रलाइज्ड है। मतलब वो यूएस में बैठ कर के ऑपरेट कर रही है। अब ऐसा नहीं है ना कि उसका जो मालिक है वो जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में घूम रहा है, वो अपने घर में ही, अपनी होम कंट्री में बैठ के ही सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा है। उसने अलग अलग ब्रांचेस खोल रखे हैं, है कि नहीं? तो इनके जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वो सिर्फ होम नेशन में होते हैं। एंड दे हैव कंप्लीट, कर्सर कहाँ गया? एंड दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ देयर ब्रांचेस, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, सब्सिडरीज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो वहीं बैठ करके वो सारी चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल इज कन्फाइंड टू द पेरेंट कंपनीज ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। उनका जो कंट्रोल होता है वो कहाँ तक होता है? कहाँ तक कन्फाइंड मतलब लिमिटेड। तो कंट्रोल जो होता है वो कहाँ तक लिमिटेड होता है? जो भी पेरेंट कंपनी है ना, उसी के पॉलिसी फ्रेमवर्क था। पेरेंट कंपनी मतलब जो मेन, जहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, जिस कंट्री में वो पैदा हुई है, तो वहीं तक कंट्रोल लिमिटेड है। सारे कंट्रोल सारे ब्रांचेस को, सारी फैक्ट्रीज को नहीं मिल गए। मेन कंट्रोल कहाँ होगा? जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर्स है, यानी कि उसकी होम कंट्री में, ठीक है। तो उसका जो होम हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है? नेशन में। तो वहीं से वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर दी, कंप्लीट सेंट्रल कंट्रोल होता है। ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो अब देखो लास्ट टाइम हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने पढ़ा, मैं पूरा लिखती हूँ, ठीक है। जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट था एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर हमारे पास आता है फॉरेन कोलैबोरेशंस, ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट इनोवेशन, जिसमें हमने पढ़ा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वाला पॉइंट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मार्केटिंग इनोवेशन। मार्केटिंग इनोवेशन हो गया, ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग या फिर मार्केट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। और लास्ट जो अभी हमने पढ़ा वो है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पॉइंट्स क्या है? 7 फीचर्स हैं आपके मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई गई होगी। और मैंने इसके बारे में क्या बताया, उसको ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर्स होता है वो HQ, शॉर्ट में लिख देती हूँ, वो कहाँ होता है? इसकी होम कंट्री में। और बाकी जो इसके ऑफिसेज हो गए, इसकी ब्रांचेज हो गई, ठीक है, वो और आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह वो हो गई, ये सब कहाँ होते हैं? मोस्ट कंट्रीज़ में, जहाँ की अलग अलग कंट्रीज़ में और ऑपरेट कर रही है। होम कंट्री में क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है, एस्टैब्लिश हुई है। तो ये पूरी समरी थी। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर देना मुझे, मतलब अगर कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया टॉपिक, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फटाफट से रिप्लाई करके समझा दूँगी। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
and also do not forget to subscribe to my channel. Thank you.